हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स। एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पौधों में परिवहन। और ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और आप सभी का मैं एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है चीजों का। अब जैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है किन चीजों का, भाई हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं बॉडी से बाहर, खाना खा रहे हैं तो उसका न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, विटामिन, ये हमारी बॉडी में हर एक सेल्स तक, हर एक कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है? वाया ब्लड वेसल्स, ब्लड के थ्रू, रक्त के थ्रू, और पंप करने के लिए हार्ट है हमारे पास, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम वाला परिसंचरण तंत्र वाला जो चैप्टर है वो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है चीजों का। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पौधों में, तो पौधों में तो कोई ब्लड वेसल नहीं है, कोई रक्त वाहिनी नहीं है, न ही उनके पास कोई हार्ट है ना। और दूसरी बात ये कि हमारी बॉडी तो इतनी छोटी है, मतलब हार्डली 170-175 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन पौधों की बॉडी को देखो, पौधों को, प्लांट्स को, ट्रीज को देखो, कितने बड़े बड़े, मतलब कई मीटर के ट्री देखने को मिलते हैं, है ना। तो भाई प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता होगा चीजों का, है ना, यही हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे कि इतना लंबा ट्रेवल कैसे कर पाता है कोई भी चीज प्लांट में, है ना। अगर कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और थोड़ा सा प्रमोशन करना बनता है। जो कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं, कोर्स में जल्दी से ज्वाइन कर लो, नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल कर लो और फटाफट कोर्स में ज्वाइन कर लो, ठीक है। और हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को ये बॉटनी के लेक्चर्स असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में मिल जाएगा, मेंबरशिप वाले सेक्शन में। तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं पहले एकदम बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये रहा ग्राउंड लेवल, मतलब मिट्टी, इधर मिट्टी का नीचे ये जमीन है मान लो, ठीक है, जमीन, और ऊपर फिर एटमॉस्फेयर। तो मैं यहां पर बना देता हूं क्या, नीचे बना देता हूं जड़। जड़ को मैं भूरे कलर से बनाते हैं, अच्छा दिखेगा, है ना, जैसा होता है वैसा। ठीक है, तो मैं सिर्फ प्राइमरी रूट बना रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है हमको। प्राइमरी रूट बनाया और इसमें ऐसे ऐसे जो ये बना रहा हूं, ये क्या है, रूट हेयर्स, ठीक है, रूट हेयर्स, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो ये प्राइमरी रूट हो गया, ठीक है। ये रहा हमारा जड़, मान लो कि जड़ है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ऊपर का हिस्सा बनाता हूं पौधे का, ठीक है। ऊपर का हिस्सा ये लो, ज्यादा नहीं बनाता, एक पत्ती बना देता हूं, ठीक है। मेरा डायग्राम तो बड़ा गजब है भाई, इसको ऐसे बना सकते हैं ना, थोड़ा मोटा कर देता हूं फिर अच्छा बनेगा। ये लो एक पौधा, और ये रहा हमारा एक लीफ, ठीक है जी। अब यहां पर एक और बना देते हैं, चलो कोई इशू नहीं है, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब देखो प्लांट में दो तीन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जैसे प्लांट में सबसे पहले क्या बनता है, फूड कहां बनता है प्लांट का, पत्तियों में, है ना। तो फूड कहां बनता है प्लांट में, पत्तियों में बनता है। मैं इसको लिख देता हूं, फूड सिंथेसिस कहां पर होगा, पत्तियों में होगा। और प्लांट को पानी कहां से मिलता है, जड़ से, है ना। तो यहां से वाटर एंड मिनरल, वाटर तथा मिनरल या खनिज तत्व कहां से मिलता है, सॉइल से, ठीक है, सॉइल। और फूड सिंथेसिस कहां पर हो रहा है, लीफ, पत्ती में हो रहा है ना, ठीक। अब देखो, और ये सब क्या है पता है, ये सब है रूट हेयर्स, इसको लिख देता हूं मैं, रूट हेयर्स, थोड़ा पतला कर देता हूं, रूट हेयर्स, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना भाई, हमको पता है, हम शुरू से 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पानी का जो ट्रांसपोर्ट है, पौधों में पानी का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, जाइलम, ठीक है, जाइलम के द्वारा। XYLUM होता है या LEM होता है, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं,
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है यार, क्या करोगे? जाइलम, ठीक है। अब देखो, जाइलम के द्वारा क्या होता है, पानी का ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, पौधों में, ठीक है। वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट जाइलम के द्वारा होता है, ये तो पता है सबको। अब एक बात बताओ, मिट्टी से पानी लिया पौधे ने और मिनरल लिया, उसको जाइलम क्या करता है पता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराता है, मतलब सॉइल से प्लांट के पूरे पार्ट में भेजता है क्या, जाइलम, किसको, पानी को, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है किसका, पानी का और मिनरल का, ठीक है, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, यूनिडायरेक्शन होता है जाइलम में मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्ट। और अगर मैं बात करता हूं फ्लोएम, ठीक है, आप अपने नोट्स में अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है पता है, फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है, फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है, फूड ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट ए फ्लोएम, फर्स्ट ए फूड, है ना। और इसका जो ट्रांसपोर्ट है ना वो बाई डायरेक्शनल होता है या मल्टी डायरेक्शनल। कैसे, यहां लिख देता हूं पहले, मल्टी डायरेक्शन, ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब हर डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कैसे, अब ध्यान से सुनो, देखो होता क्या है, पत्तियां खाना बनाई, है ना, पत्तियां क्या करती है, खाना बनाती है, और उसके बाद ये जो खाना है, पत्तियों में जो बना हुआ खाना है, वो बेसिकली कहां स्टोर हो जाता है, पत्तियों में नहीं स्टोर होता, पत्तियों में तो खाना बनता है, लेकिन वो खाना ना स्टेम में जाएगा, मतलब यहां पर जैसे खाना बना, ये खाना स्टेम में जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सब तरफ गया, और ये रूट में भी आएगा, ठीक है, रूट में भी आ गया खाना। अब इस स्टेम को, इस तने को जितने खाने की जरूरत थी उतना खाना तो इसने यूज कर लिया, लेकिन जो बचा हुआ खाना रहता है उसको ये क्या कर लेता है, स्टोर कर देता है। ये जो स्टेम है ये फूड को स्टोर करने का भी काम करता है, स्टोर फूड, ठीक है। और वैसे ही हमारा जो जड़ है वो भी फूड को क्या कर देता है, स्टोर कर देता है, अगर खाना ज्यादा हो गया है, बच गया है तो, ठीक है, मतलब जितने की जरूरत है उतना यूज करा उसने, उसके बाद जो खाना बच गया उसको ये क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, कहां पर, अपनी बॉडी में, मतलब अपने स्टेम में और रूट में, ठीक है। अब जब पतझड़ का मौसम आता है, मतलब पत्तियों का झड़ने वाला मौसम आता है, तो भाई पत्तियां तो झड़ गई, अब खाना तो पत्तियों में बनता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो है कहां होता है, पत्तियों में होता है। अब पत्तियां अगर झड़ जा रही है पतझड़ के मौसम में, तो खाना कहां से मिलेगा पौधों को, उन्होंने जो स्टोर करके रखा है ना जो खाना अपने स्टेम और रूट में, उसी खाने को यूज करता है। तो मतलब यहां पर अगर खाना स्टोर हुआ है, यही खाना ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सब तरफ यही स्टोर्ड खाना जाता है, सब तरफ यही खाना जाएगा, स्टोर्ड फूड, ठीक है। मतलब कि फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो मल्टी डायरेक्शनल है, हर डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ट्रांसलोकेट हो सकता है, लेकिन वाटर और मिनरल जो है ना सिर्फ और सिर्फ सॉइल से ही ऊपर जाता है और कहीं नहीं, मतलब सॉइल से ऊपर की ओर ही हमेशा जाएगा ये, ठीक है। वाटर और मिनरल, मतलब वाटर और मिनरल का जो डायरेक्शन है वो यूनि डायरेक्शन है ट्रांसपोर्ट का, और फ्लोएम के द्वारा मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है किसका, फूड का, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम और जाइलम नाम के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके द्वारा प्लांट में किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये रहा। अब इस चैप्टर में घुस जाते हैं, ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनेंगे, एक फ्लावरिंग प्लांट में जिन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना होता है वे वाटर होते हैं, वे मिनरल्स होते हैं, और वे कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जैसे कि शॉर्टकट में इसको पीजीआर बोलते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लांट के द्वारा ना हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। प्लांट में एक जगह हार्मोन बना और दूसरे जगह वो जाता है, मतलब इसे सोर्स टू सिंक बोलते हैं, है ना, मतलब जहां पर हार्मोन बन रहा है उसे सोर्स बोलते हैं, और जहां पर उसकी जरूरत है उसे सिंक बोलते हैं। तो हार्मोन का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है, ये भी याद रखेंगे, और हार्मोन का ट्रांसपोर्ट जो है जाइलम के थ्रू होता है, ठीक है। हार्मोन का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होता है, और हार्मोन तो कम मात्रा में बनता है भाई, है ना, बहुत ज्यादा तो बनना नहीं है,
ठीक है, चलो अब ध्यान से समझेंगे। सब्सटेंसेस की जो यात्रा है या डिस्टेंस के आधार पर ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब कम दूरी तक किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब कि ज्यादा दूरी तक किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कराना है ना। जैसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को अगर और आगे समझने की कोशिश करते हैं तो छोटी दूरी पर सब्सटेंस की मूवमेंट डिफ्यूजन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग द्वारा हो जाती है। ठीक है, अब डिफ्यूजन क्या है ये भी पढ़ेंगे अभी। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सपोर्टेड रहता है, मतलब कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तो करवाता है, लेकिन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जो एक चीजों को दूसरे मतलब एक चीजों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। ठीक है, मतलब कम दूरी। ठीक है, जैसे यहां पर कोई चीज है उसको यहां तक बस ले जाना, ये शॉर्ट डिस्टेंस। यहां पर अगर कोई चीज है उसको यहां तक ले जाना है तो ये क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम अभी पढ़ रहे हैं क्या, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जाइलम तो रूट से पूरे पौधों के पार्ट में मिट्टी से क्या पहुंचा रहे हैं, पानी और मिनरल, और जाइलम ज से जल, ऐसा याद रखेंगे। ठीक है, जाइलम जल, ठीक है, और मिनरल वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करा रहा है कहां तक, पूरे प्लांट के सभी पार्ट तक, है ना। और फ्लोएम क्या करता है, वो फूड को पूरे भागों में पहुंचाता है। तो ये तो लॉन्ग डिस्टेंस वाले के लिए काम आएगा, बट शॉर्ट डिस्टेंस मतलब क्या, एक सेल से दूसरे सेल में चीजों को पहुंचा देना, पास पास के कोशिकाओं में, है ना। तो ये बेसिकली जो है ना, सॉरी, जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो बहुत कम दूरी वाले ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। फिर अगर बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, तो लंबी दूरी पर ट्रांसपोर्ट वैस्कुलर सिस्टम जैसे कि जाइलम फ्लोएम के माध्यम से होता है, जिसे हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम जैसे कि आपके जाइलम हो गए और फ्लोएम हो गए, इनके माध्यम से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है लंबी दूरी तक, ज्यादा दूरी तक, तो ये क्या होता है, जैसे भाई रूट से जल को, पानी को, वाटर को पूरे पौधों के हर एक पार्ट में पहुंचाया जा रहा है, किसी पेड़ के हर एक पार्ट में पहुंचाया जा रहा है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हुआ ना। ठीक है, तो यहां पर वैस्कुलर टिश्यू या संवहनी ऊतक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता, संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक की आवश्यकता होती है। ठीक, लंबी दूरी पर सब्सटेंस की मूवमेंट बल्क फ्लो या मास फ्लो द्वारा होता है। अब इन कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे पढ़ेंगे, कैसे बल्क फ्लो होता है किसी चीज का, कैसे मास फ्लो होता है, सारी चीजें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बल्क फ्लो या मास फ्लो के द्वारा लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट होता है किसका, सब्सटेंस का। ठीक है, चलो अब ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन कैसे होता है, मतलब किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, एक फ्लावरिंग प्लांट में कंपाउंड का बहुत कॉम्प्लेक्स लेकिन ऑर्डरली ट्रैफिक चलता रहता है, जहां प्रत्येक ऑर्गन कुछ सब्सटेंस प्राप्त करता है और कुछ सब्सटेंस भेजता भी है। ठीक है, मतलब पूरे प्लांट में ना, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में जो कंपाउंड्स है उनका आना जाना एकदम ट्रैफिक की तरह लगा रहता है। जैसे एक रोड है ना, इसमें इधर से गाड़ी जा रहा है, इधर से गाड़ी जा रहा है, वैसे ही एक प्लांट में भी ये स्टेम है, मान लो ये स्टेम है, तो इधर से पानी जा रहा है, फिर इधर से और कुछ जा रहा है, इधर से फूड आ रहा है, इधर से और कुछ आ रहा है, ऐसा। तो ये ट्रैफिक एकदम ज्यादा चलते रहता है। ठीक है, और हर एक ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व भी होते हैं ट्रांसपोर्ट में। जैसे रूटेड प्लांट में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट जाइलम में यूनिडायरेक्शनल होता है, अर्थात रूट से स्टेम सॉरी जैसे हम लोग यहां पर देखे थे, है ना, रूट से स्टेम की तरफ तो जा रहा है। ठीक है, जाइलम के थ्रू पानी और मिनरल, ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट कई बार मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट दिखाते हैं। ठीक है भाई, पानी तो सिर्फ मिट्टी से ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन कुछ मिनरल्स जो है और कुछ न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स, वो कई बार मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट भी दिखाते हैं। ठीक है, अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट को हम लोग ना यहां पर, एक आध पेज छोटा है क्या, नहीं छोटा है, चलो
इसको आप ना अपने नोट्स में इंक्लूड करना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक होता है क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा क्या होता है, पैसिव, ठीक है। पहले पैसिव के लिख लेते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। इसको नोट्स में अपने वहीं पर लिखना जहां से आप कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मतलब क्या है और पैसिव का मतलब क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, नो एनर्जी नीडेड या नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। और यहां पर तो एनर्जी लगेगा ही भाई साहब, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और ये जो है ना पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर होता है, ठीक है। ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब कि ये एक डाउन हिल प्रोसेस है, डाउन हिल प्रोसेस। आप जब किसी पहाड़ से उतरते रहोगे तो आपको एनर्जी लगाने की जरूरत है क्या, पहाड़ से उतरते रहो बस ऐसे, मतलब आप मत उतरो, नहीं तो गिर जाओगे तो चोट वोट लग जाएगा पहाड़ से, ठीक है। ऊपर से कोई पत्थर ऐसे फेंक दो, मतलब ऐसे छोड़ दो पहाड़ में, और वो पत्थर अपने आप ही नीचे आ जाएगा, उसको एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, हिल से, पहाड़ से डाउन हिल प्रोसेस हो रहा है ना। मतलब अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कराना है तो वो क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब वहां पर कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल से समझो यहां पर, ठीक है। ये एक बाल्टी और एक और बाल्टी बना देते हैं। वैसे ऐसा बाल्टी तो कहीं नहीं होता है, ठीक। अब यहां पर मैं इन दोनों को एक पाइप से जोड़ देता हूं भाई, ठीक है, जोड़ दिया, है ना। इस वाले में बेसिकली कितना पानी भरा है देखते हैं। इस वाले में मैंने इतना पानी भर दिया, ठीक है। इस बाल्टी में इतना पानी मैंने भर दिया है, ये लो, ठीक। और इस वाले में सिर्फ इतना ही पानी है, ठीक है जी, इतना ही पानी है। तो बताओ पानी किधर से किधर जाएगा, पानी जो है किधर से किधर जाएगा, ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा। एकदम आसान है बताना भाई, ए से बी में ही तो जाएगा ना। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट करता है। क्या यहां पर कोई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अच्छा कब तक मूवमेंट करेगा, जब तक कि दोनों में बराबर ना हो जाए, ठीक है। जब तक कि दोनों में वाटर का लेवल बराबर ना हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए, तब तक ट्रांसपोर्ट होगा। क्या यहां पर एनर्जी की जरूरत होगी क्या, नहीं। तो यही है क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, डाउन हिल प्रोसेस होता है, ठीक है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये ट्रांसपोर्ट होता है, चीजों का ट्रांसपोर्ट यहां पर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, अंतर पाया जाना, है ना। हिंदी में इसको आई थिंक सांद्रता में अंतर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, उतना ज्यादा विसरण होगा, उतना ज्यादा पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं जाता, वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और ये जो है कैसा प्रोसेस है, ये अप हिल प्रोसेस होता है, ये अप हिल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, अप हिल प्रोसेस होता है। अप हिल प्रोसेस का मतलब क्या है, ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं हम पहाड़ में तो एनर्जी लगेगा, पहाड़ में ऊपर की ओर जब आप चढ़ोगे तो एनर्जी तो लगेगा ना भाई, ठीक है। तो यही क्या है, अप हिल प्रोसेस है। मतलब अगर मैं किसी चीज को ज्यादा कम कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जबरदस्ती भेज रहा हूं, लो से हाई की ओर भेज रहा हूं, तो ये क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है।
ठीक है। अब याद रखेंगे पेसिव ट्रांसपोर्ट के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार होते हैं भाई साहब? एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन एंड एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन में बेसिकली क्या होता है, डिफ्यूजन में कोई लिविंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। लिविंग सिस्टम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब डिफ्यूजन जो है बेसिकली नॉन लिविंग चीजों में भी देखा जाता है। जैसे यहां पर ये पानी का एक तरफ से दूसरे तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, जैसे कि मैंने परफ्यूम मार के गया और मेरा जो परफ्यूम है पूरे सब तरफ फैल गया है ना। या आप अपने मंदिर में अगरबत्ती जलाते हो तो उसका धुआं पूरे रूम में फैल जाता है। तो ये क्या है, बेसिकली डिफ्यूजन है। आपकी मम्मी घर में खाना बना रही है किचन में, और किचन का जो खुशबू है, किचन का खुशबू नहीं मतलब सब्जी का खाने का खुशबू जो है पूरे घर में फैल जाता है। ये क्या है, बेसिकली डिफ्यूजन ही तो है ना। डिफ्यूज, आप ये मत सोचना कि सर थैंक यू वाले स्लाइड में आप क्लास स्टार्ट किए हो पेज नहीं था वहां पर इसलिए यहां पर लिख दिया हूं, लेकिन आप अपने नोट्स में कंटिन्यूटी में रखना। ठीक है, देखो किचन से जो खुशबू पूरे घर में फैल रहा है ये डिफ्यूजन है। अब यहां पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात किया क्या? नहीं किया ना। तो डिफ्यूजन कहीं पर भी हो सकता है, लिविंग में भी, लिविंग बॉडी में भी और नॉन लिविंग में भी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों में। ठीक है, बोथ दोनों में देखा जाता है। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम में देखा जाता है। लिविंग सिस्टम मतलब कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देखो डिफ्यूजन में कहीं पर भी आप हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर किसी चीज को जाते देख रहे हैं वो डिफ्यूजन है। लेकिन अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में किसी चीज का मूवमेंट एक पर्टिकुलर प्रोटीन के द्वारा, या कैरियर प्रोटीन हो सकता है या वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो सकता है, उसी को ही हम लोग मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, उसी को ही पोरिन्स, पोरिन्स भी एक प्रोटीन होता है। ठीक है, चैनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन, ये सब क्या कराते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चीजों का मूवमेंट कराते हैं। लेकिन उस चीज को जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में है उधर से लो कॉन्सेंट्रेशन में पहुंचाने के लिए एक चैनल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बिना उस प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और बीच में मेम्ब्रेन की आवश्यकता होगी, क्योंकि मेम्ब्रेन कहां पर, मतलब मेम्ब्रेन में ही तो प्रोटीन रहेगा ना। ठीक है, तो जब फैसिलिटेटर की आवश्यकता है, फैसिलिटेट करने की आवश्यकता है कि चल भाई मैं तुझे हेल्प कर रहा हूं इधर से उधर पहुंचाने के लिए, भले तो इधर ज्यादा है उधर कम है बट फिर भी मैं तेरी मदद करूंगा, ऐसा फैसिलिटेट करने की आवश्यकता है तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। और जहां पर कोई फैसिलिटेटर नहीं है, कोई फैसिलिटेटेड मतलब कोई प्रोटीन नहीं है, बिना किसी मेम्ब्रेन के, बिना किसी प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है चीज एक तरफ से दूसरे तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, तो ये डिफ्यूजन कहलाता है। बट जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं तो वहां पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो आपको पता ही है भाई, है ना, एनर्जी की जरूरत होती है और यहां पर भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, चैनल प्रोटीन होते हैं और ये बेसिकली एनर्जी की जरूरत होती है इसमें। ठीक है, बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देखो डिफ्यूजन है मतलब याद रखेंगे कोई भी डिफ्यूजन हो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और डिफ्यूजन बोल रहा है मतलब नो एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की जरूरत होगी ही नहीं। एक टाइप का डिफ्यूजन होता है ऑस्मोसिस, जो हम लोग सिर्फ पानी के लिए यूज करते हैं। जब पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। पानी के लिए स्पेशल वर्ड यूज कर दिया जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, बाकी सब डिफ्यूजन ही है ना। चलो तो अब शुरुआत करते हैं आगे, कहां पर पहुंचे थे हम लोग, ये रहा। तो अभी हम लोग ना ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले, अब देखो जितनी भी चीजें बताया हूं वो सारी चीजें यहां पर लिखी गई है। सिंपल डिफ्यूजन को पहले पढ़ लेते हैं भाई। सिंपल डिफ्यूजन के डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो आयंस, पार्टिकल्स तथा सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस सब चीज के मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन, उच्च कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से निम्न कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन में जाते हैं या निम्न कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन की ओर तब तक होता रहता है मूवमेंट जब तक कि इक्विलिब्रियम न बन जाए, इसे डिफ्यूजन कहा जाता है। मतलब कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में उस सब्सटेंस का मूवमेंट, जिसका कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, उस सब्सटेंस का मूवमेंट तब तक होते रहेगा जब तक कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम ना आ जाए।
मतलब अगर इधर कोई चीज 1000 मॉलिक्यूल है और उधर 500 है, तो इक्विलिब्रियम क्या रहेगा? 1500 का आधा कितना होता है? 750, है ना? तो इधर भी 750, इधर भी 750, जब तक नहीं हो जाएगा तब तक की डिफ्यूजन होते ही रहेगा, मूवमेंट होते ही रहेगा। ठीक है, चलो अब कुछ फीचर्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफ्यूजन के, या कुछ खास बातें हैं। विसरण, इसे ना विसरण बोला जाता है ना डिफ्यूजन को, है ना? विसरण, विसरण क्या बोलते हैं? विसरण, 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 विसरण। ठीक है, विसरण इसे कहा जाता है ना? चलो अब हमने सारी बातें कर चुके हैं, ध्यान से देखते जाना, वही वही चीजें लिखी गई है। ये डाउन हिल प्रोसेस होता है, मतलब कि पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, ऐसा याद रखना। पहाड़ से नीचे उतरने वक्त एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, कभी आप अगर डोंगरगढ़ गए होंगे तो जाते वक्त बहुत एनर्जी लगती है, चढ़ते वक्त, ऊपर चढ़ते वक्त, है ना? बमलेश्वरी मंदिर में ऊपर चढ़ते वक्त बहुत एनर्जी लगता है, लेकिन उतरते वक्त ज्यादा एनर्जी, क्योंकि धर 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 उतर जाना है भाई, है ना? तो डिफ्यूजन भी ऐसा ही कुछ है, एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, डाउन हिल प्रोसेस है ये। ठीक है, मतलब कि पैसिव, एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है। यह रैंडम काइनेटिक मोशन है, मतलब कि काइनेटिक मोशन मतलब गति, यहां पर जो मूवमेंट है ना मॉलिक्यूल का, वो रैंडम होता है, ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ उधर डायरेक्शन बढ़ेगा। जैसे कि मैं एक यहां पर वो बना दिया, ठीक है, ग्लास वाटर, एक ग्लास, कांच का ग्लास है जिसमें पानी डाल दिया। ठीक है, पानी ऐसे नहीं डालते, पानी अच्छे से डाल देते हैं, अच्छा वाला पानी डालेंगे, मिनरल वाटर। ठीक है, ये देखो, इसमें मैं पूरा पानी भर दिया। ठीक है, अब इस पानी में मैं एक ड्रॉप कुछ तो कलर डालूंगा। अब कोई भी कलर डाल सकते हैं अपन। ठीक है, ये लो, ये पानी, इसमें मैं एक ड्रॉप क्या डाल देता हूं? इंक डाल देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं एक ड्रॉप ऐसे इंक डाल दिया, ऐसे ही तो होता है क्या ड्रॉप? ठीक है, एक ड्रॉप इंक डाल दिया। अब ये इंक क्या यहीं पर रहेगा? नहीं रहेगा ना, ये इंक फैल जाएगा भाई। ये क्या इधरिच फैलेगा? नहीं। ये इधरिच फैलेगा क्या? नहीं। इधरिच फैलेगा क्या? नहीं। इधरिच फैलेगा क्या? नहीं। हर तरफ फैलेगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जिधर कम कंसंट्रेशन रहेगा उधर फैलेगा ये। जैसे यहां पर इंक अभी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, यहां पर अभी इंक ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, इस साइड कम कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इधर तो कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं ना, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर इंक क्या होगा? डिफ्यूज होगा। जैसे आप जब अगरबत्ती जलाते हैं तो धुआं थोड़ी देर में पूरे रूम में फैल जाता है, क्यों? डिफ्यूजन की वजह से। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, रैंडम काइनेटिक मोशन होता है। यह एक स्लो प्रोसेस है। अगरबत्ती जलाए तो क्या एकदम एक ही मिनट में पूरा रूम भर जाता है क्या? नहीं भरता ना, स्लो प्रोसेस होता है ये। ठीक है, इसकी ड्राइविंग फोर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब कि यहां पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ही, है ना, सांद्रता में अंतर होने की वजह से ही एक जगह से दूसरा जगह मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, सिर्फ हाई कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से। एक जगह हाई कॉन्सेंट्रेशन है और दूसरी जगह लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो यही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है ना? और यही प्रकृति का नियम भी है भाई, कोई भी चीज कहीं पर ज्यादा है तो वो कम की ओर मूवमेंट करेगा ना। ठीक है ना, यह लिविंग सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये हमारी लिविंग बॉडी के अंतर्गत ही होगा, ये बाहर भी हमको, जैसे अगरबत्ती क्या, वो तो भाई रूम में जला रहे ना, कहां से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हुई? हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं। ठीक है, यह एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस भी है, कोई यहां पर सेलेक्टिव चीजों का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है ना, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। डिफ्यूजन में कोई सिलेक्शन नहीं होता कि भाई मैं इसी को इधर से इधर ले जाऊंगा, जिस चीज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ वो लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, है ना? अब ये सेलेक्टिव वाला प्रोसेस जब आगे हम बात करेंगे ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, उसमें सेलेक्टिव चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो वहां पर समझ आ जाएगा। यह इनहिबिटर्स के प्रति सेंसिटिव भी नहीं होते, मतलब कि यहां पर कोई प्रोटीन तो है नहीं जो ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, अपने आप ही ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है चीजों का, तो कोई इनहिबिटर भी नहीं होता है रोकने वाला, है ना, कि एक तरफ से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जो चीज है, कोई भी चीज जिसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो कोई बीच में रोकने वाला आता भी नहीं है यहां पर, है ना, कोई इनहिबिटर की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कोई इनहिबिटर इसको रोकता नहीं है। ठीक है, चलो अब
ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे विसरण को या डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, है ना। किन चीजों की वजह से डिफ्यूजन ज्यादा होगा, किन चीजों की वजह से डिफ्यूजन कम होगा, ये हम यहां पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला आता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, है ना। मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा अगर डिफरेंस होगा कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब जितना ज्यादा एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन है और जितना ज्यादा एक तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब पानी एक तरफ बहुत ज्यादा है और एक तरफ पानी बहुत कम है, तो यहां पर डिफ्यूजन ज्यादा होगा। मतलब कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ज्यादा मतलब सांद्रता में ज्यादा अंतर है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, है ना। ठीक है, तो यहां पर डिफ्यूजन में सब्सटेंस हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले क्षेत्र से निम्न कॉन्सेंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर मूव करते हैं, और यहां पर अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है मतलब डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। तो मैं लिख सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा मतलब कि डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर अगर बात करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कितनी है, मतलब अगर डिफ्यूजन के बीच में, मतलब डिफ्यूजन हो रहा है तो वहां पर अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो उस केस में अगर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है, जैसे कोई झिल्ली है, इस झिल्ली को क्रॉस करके हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चीजें जा रही है, तो अगर ये झिल्ली ज्यादा परमिएबल है तो ज्यादा चीजें ट्रांसपोर्ट होगी, और अगर ये झिल्ली कम परमिएबल है तो कम चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी। मतलब स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन का जो स्पीड रहेगा वो ज्यादा होगा अगर ये मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है, मतलब जल्दी जल्दी होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि एक चाय का वो है चाय छानने वाला, चाय छन्नी बोलते हैं जिसको छत्तीसगढ़िया में, है ना। तो चाय छानने वाला जो चाय छन्नी है, उसमें अगर उस चाय छन्नी का जो छेद है वो ज्यादा बड़ा बड़ा है, मतलब वहां से चीजें, मतलब चाय जो है ज्यादा छन के जाएंगी। लेकिन कम साइज का है तो थोड़ा आराम से छनेगा, है ना। यही तो होता है ना भाई। आप एक पतला कपड़ा ले लो, बाल्टी के ऊपर ऐसे डाल दो और वहां से पानी डालो तो पानी थोड़ा आराम से नीचे जाएगा, एक सॉरी जल्दी ही नीचे जाएगा। और एक मोटा कपड़ा ले लो, उसमें पानी को डालो तो पानी बहुत कम नीचे जाएगा या तो रुक भी जाएगा। तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पर भी डिपेंड करता है डिफ्यूजन की। अगर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है, डिफ्यूजन की दर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के सीधे प्रोपोर्शनल होती है। मतलब मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। ठीक है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, ठीक है, मतलब एक ज्यादा है तो दूसरा भी ज्यादा। ठीक है, एक कम है तो दूसरा भी कम। अगर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, पारगम्यता ज्यादा है तो डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। ठीक है, फिर आता है तीसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जिससे डिफ्यूजन की रेट भी बढ़ती है। देखो ये एक कंटेनर है जिसमें कि कोई सब्सटेंस है, मतलब मान लो वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर है। अब इन वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में मतलब इनमें काइनेटिक एनर्जी है, इधर उधर मूव कर रही है। ठीक है, इधर उधर मूव कर रही है वाटर के मॉलिक्यूल। अब अगर मैं यहां पर टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, मतलब इसको गर्म कर देता हूं, तो हीट प्रोवाइड करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से और ज्यादा टकराने लग जाते हैं, एक दूसरे से इधर उधर भागने लग जाते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो गतिज ऊर्जा बढ़ गई, तो गतिज ऊर्जा बढ़ने से डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। क्योंकि अगर यहां पर मैं पाइप लगा देता हूं, एक और बकेट जोड़ देता हूं, तो यहां से पानी इधर फटाफट आएगा क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ गई है ना। कभी भी आप देखना, जब एकदम गर्म पानी को आप ढालते हो ना तो जल्दी से ढला जाता है। कब मतलब आप ना ठंड के दिनों में जब गर्म पानी करते हैं अपन, तो एक बाल्टी से दूसरे बाल्टी में जब पानी को ढालते रहते हैं तो देखे होंगे एकदम जल्दी ढला गया, ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स में गतिज ऊर्जा बढ़ी रहती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी रहती है। ठीक है, किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर बढ़ने पर डिफ्यूजन भी ज्यादा होता है, मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिफ्यूजन के, है ना।
सॉरी, डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। ज्यादा टेम्परेचर तो डिफ्यूजन भी ज्यादा ही होगा, ठीक है। नाउ प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी अगर एक तरफ ज्यादा प्रेशर दोगे तो दूसरे तरफ चीजें जाएंगी ना जल्दी जल्दी, ठीक है। तो डिफ्यूजन की रेट बेसिकली डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट के सीधे प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। ज्यादा प्रेशर दोगे तो ज्यादा एक तरफ से दूसरे तरफ चीजें मूव करेंगी स्पीड से। फिर आता है डेंसिटी। डिफ्यूजन की रेट डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और यही ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ कहलाता है। डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ना डिफ्यूजन की जो रेट है, आर से अगर हम लोग डिफ्यूजन के रेट को डिनोट करते हैं तो ये कैसा होता है पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√d डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी को हम लोग डी से डिनोट कर रहे हैं, यहां पर डी क्या है, डेंसिटी है। तो डिफ्यूजन का जो रेट है ना वो डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के। मतलब ज्यादा डेंसिटी है तो कम डिफ्यूजन, कम डेंसिटी है तो ज्यादा डिफ्यूजन। मतलब कि यहां पर यह बताना चाह रहा है कि भाई कोई मॉलिक्यूल जिसका घनत्व ज्यादा है और एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका घनत्व कम है, ठीक है, डेंसिटी कम है, तो डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा, कम डेंसिटी वाले का। ये जल्दी क्रॉस हो जाएगा, ये आराम से क्रॉस होगा, ठीक है। तो इसीलिए डेंसिटी ज्यादा तो डिफ्यूजन कम, ठीक, ये बात को याद रखेंगे। अब यहां पर वो चीजें लिखी गई है असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे गैस असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वहां पर घनत्व कम होता है गैस का। फिर उसके बाद आता है लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, किससे, गैस से। फिर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से भी ज्यादा। तो मतलब कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा है उसमें डिफ्यूजन कम होगा। गैस फटाफट फैल जाता है ना, जैसे आप जैसे अगरबत्ती जलाते हो तो धुआं पूरा रूम में फटाफट फैल जाता है ना, ठीक है। तो ये है, लेकिन वहीं अगर पानी को आप नीचे जमीन में गिरा देते हो तो इतनी स्पीड से नहीं फैलता है, थोड़ा टाइम लगता है ना। तो ये चीज है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेट। देखो असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब कि सॉलिड में बहुत कम डिफ्यूजन होता है, फिर लिक्विड में उससे ज्यादा डिफ्यूजन, फिर गैस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये जस्ट अपोजिट हो रहा है किसके, डेंसिटी के। जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा उसमें डिफ्यूजन सबसे कम, और जिसकी डेंसिटी सबसे कम उसमें डिफ्यूजन सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब कि उल्टा, एक ज्यादा तो दूसरा कम, दूसरा कम तो एक ज्यादा, ऐसा है ना। यहां पर सिंपल डिफ्यूजन को बताया गया है, देख सकते हैं इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, वैसे समझ चुके हैं सारी चीजें, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, और इधर लो कॉन्सेंट्रेशन, तो हाई से लो की ओर ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और जब तक सेम कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो जाता तब तक हाई से लो की ओर चीजें ट्रांसपोर्ट होते रहती है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन विदाउट अ प्रोटीन, बिना किसी प्रोटीन के अगर मूवमेंट हो रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में किसी भी सब्सटेंस का, मॉलिक्यूल का, कंपोनेंट का, तो दिस इज डिफ्यूजन। अब कंक्लूजन की बात करते हैं अगर हम, डिफ्यूजन गैसों और लिक्विड में होता है, ठीक है। किसमें होता है डिफ्यूजन, गैसों और लिक्विड में होता है। डिफ्यूजन सॉलिड में लिक्विड से कम होता है। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स रादर देन ऑफ सॉलिड्स इज मोर लाइकली, ठीक है। तो बेसिकली ये बात याद रखना कि सबसे ज्यादा डिफ्यूजन गैस में, फिर लिक्विड में, फिर गैस ठोस में, ठीक है, सॉलिड में, ठीक है। अब साइज ऑफ पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो डिफ्यूजन की दर पार्टिकल साइज के उल्टा इनवर्सली होता है। मतलब डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पार्टिकल। जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना कम डिफ्यूजन होगा, और जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, क्योंकि
क्रॉस जल्दी कर पाएगा ना कहीं भी किसी भी जगह को, किसी भी मेम्ब्रेन को, ठीक है। छोटे पार्टिकल ज्यादा क्रॉस करेंगे किसी भी मेम्ब्रेन को और बड़े पार्टिकल कम क्रॉस करेंगे। इसीलिए अगर किसी भी पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो उसमें ज्यादा डिफ्यूजन होगा, किसी भी पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है तो उसमें कम डिफ्यूजन होगा, ठीक है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं कि कहां कहां पर आपको दैनिक जीवन में डिफ्यूजन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला आता है डिफ्यूजन पौधों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह प्लांट बॉडी के अंदर गैस के मूवमेंट का एकमात्र तरीका है। मतलब प्लांट बॉडी में जो भी गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट प्लांट बॉडी में हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन की वजह से ही हो रहा है, बिना डिफ्यूजन के नहीं। और डिफ्यूजन मतलब क्या? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, है ना। हमारी बॉडी में भी तो यही होता है। CO2 का प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, तो जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर जाएगा। फिर ऑक्सीजन की भी ऐसी ही बात करते हैं अपन, है ना। तो गैसों का ट्रांसपोर्ट जो है डिफ्यूजन की वजह से होता है। प्लांट में सेल के एक भाग से दूसरे भाग तक सब्सटेंस का मूवमेंट ही क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। और सेल टू सेल मूवमेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, एक सेल से दूसरे सेल में चीजों का आदान प्रदान देखने को मिलेगा। लीफ के इंटरसेलुलर स्पेस से बाहर की ओर मूवमेंट, ट्रांसपीरेशन के दौरान वाटर वेपर का लॉस होना, यह भी डिफ्यूजन की वजह से होता है, ठीक है। मतलब लीफ में जो इंटरसेलुलर स्पेस में वाटर रहता है उसका ट्रांसपीरेशन होता है। वाष्पोत्सर्जन जानते हो ना, पानी का लॉस होना, वाटर का लॉस होना वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो पत्तियों से पानी का वाष्पोत्सर्जन होना, ट्रांसपीरेशन होना, क्या किसकी वजह से होता है? डिफ्यूजन की वजह से। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, है ना, ठीक। अब बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होगी, फैसिलिटेटर की आवश्यकता होगी। फैसिलिटेटर या कैरियर प्रोटीन की यहां पर आवश्यकता होगी। फैसिलिटेटर नहीं, फैसिलिटेटर प्रोटीन की आवश्यकता होगी, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का मेम्ब्रेन के पार डिफ्यूजन उसकी सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड पर निर्भर करता है। किसी भी सब्सटेंस का मेम्ब्रेन के पार डिफ्यूजन उसकी सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स पर निर्भर करता है। मतलब कि एक कोशिका है, सेल है, और इसका जो मेम्ब्रेन है वो किसका बना होता है? लिपिड प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, जानते हो ना। तो अगर कोई सब्सटेंस लिपिड में सॉल्यूबल है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है लिपिड से बना है, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड से बना होता है। तो अगर कोई सब्सटेंस लिपिड में सॉल्यूबल है मतलब वो इस मेम्ब्रेन को बहुत अच्छे से क्रॉस कर पाएगा। और अगर वो लिपिड का नहीं बना है तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए उसको प्रोटीन की आवश्यकता होगी। किसी चैनल प्रोटीन, किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, किसी कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये बात। अब यहां पर यही बोला जा रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का जो मेम्ब्रेन के पार डिफ्यूजन उसकी सॉल्युबिलिटी इन लिपिड, मतलब वो कितना लिपिड में सॉल्युबल है उस पर डिपेंड करता है उस सब्सटेंस का मूवमेंट, ये इस साइड से इस साइड जाएगा कि नहीं जाएगा और कितने स्पीड से जाएगा, वो इस पर डिपेंड करता है कि वो लिपिड में सॉल्युबल है कि नहीं, वसा में घुलनशील है कि नहीं। क्योंकि ये जो हमारा मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन जो है वो किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। तो अगर लिपिड में सॉल्युबल है कोई सब्सटेंस तो वो इस मेम्ब्रेन को जल्दी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। लिपिड मेम्ब्रेन का मुख्य स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसको हम लोग अभी देखे हैं। ये एक क्या है? सेल है, ठीक है। अब लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस मेम्ब्रेन से जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं, सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है ना। जो भी सब्सटेंस लिपिड में घुलनशील है वो यहां से यहां सिंपल डिफ्यूजन कर लेता है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हो जाता है। जबकि जिन सब्सटेंस में हाइड्रोफिलिक मोइटी होती है उन्हें मेम्ब्रेन से पास होने में कठिनाई आती है, उनका मूवमेंट फैसिलिटेटेड होना पड़ता है। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोफोबिक नहीं है, हाइड्रोफिलिक है, मतलब वो वसा में घुलनशील ना होकर वो जल में घुलनशील है, ठीक है। वसा में घुलनशील ना होकर वो जल में घुलनशील है, तो वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। उसके लिए यहां पर एक चैनल प्रोटीन की आवश्यकता होगी।
चैनल प्रोटीन, ठीक है, एक प्रोटीन होता है मेम्ब्रेन में, कैरियर प्रोटीन भी बोल सकते हैं, चैनल प्रोटीन, ये इस सब्सटेंस को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर करवाता है, ठीक है। कौन? फैसिलिटेटेड प्रोटीन, मतलब कि फैसिलिटेट करने वाला एक प्रोटीन जो कि यहां पर उस नॉन लिपिड सॉल्युबल प्रोटीन को या इनसॉल्युबल, लिपिड में इनसॉल्युबल सब्सटेंस को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर करवाएगा। ऐसा सब्सटेंस जो कि लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, उसको मेम्ब्रेन से अंदर, मेम्ब्रेन से बाहर, मतलब सेल के अंदर, सेल के बाहर करने के लिए एक प्रोटीन होता है, ठीक है, क्योंकि वो लिपिड में घुलनशील नहीं है। अगर लिपिड में घुलनशील होता तो सीधा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता, क्योंकि लिपिड में घुलनशील होता तो मेम्ब्रेन भी लिपिड में मतलब मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना है ना। और लाइक डिसॉल्व लाइक, सुने होंगे आप, जैसा का तैसा, है ना। तो मेम्ब्रेन भी लिपिड का है और सब्सटेंस भी लिपिड में घुलनशील होता तो आर पार हो जाता, क्रॉस हो जाता, लेकिन अपोजिट हो जा रहा है ना। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुलनशील होता है हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग, और ऐसा सब्सटेंस जो वसा में घुलनशील होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो भाई ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में घुलनशील है लेकिन वसा में घुलनशील नहीं है, तो उसको मेम्ब्रेन क्रॉस कराने के लिए एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, मतलब उसके डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में यह हाइड्रोफिलिक मोइटी वाले सब्सटेंस का मूवमेंट है। ऐसा सब्सटेंस जो कि जल में घुलनशील होता है उसका मूवमेंट करवा रहे हम लोग मेम्ब्रेन के पार, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा, ठीक है। अब यहां पर ना याद रखेंगे ये डिफ्यूजन ही है, तो डिफ्यूजन में तो हमको पता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चीजों का ट्रांसपोर्ट हम लोग करवाते हैं, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब, डिफ्यूजन का तो मतलब ही वही है, हाई से लो, लेकिन यहां पर फैसिलिटेटेड मतलब क्या? एक मदद करने वाला प्रोटीन आ जा रहा है, फैसिलिटेट करने वाला प्रोटीन आ जा रहा है, ठीक है। अब देखो साइट फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहां कहां होता है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या टनल प्रोटीन जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाता है। जैसे मैं यहां पर इस डायग्राम को मिटा के एक अच्छा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, बढ़िया सा, ये और ये मेम्ब्रेन है, ये है सेल का आउटर रीजन, ठीक है, ये बाहर तरफ है आउटसाइड, और ये है इनसाइड सेल का, है ना। इधर अंदर सेल है साइटोप्लाज्म में, उधर बाहर। अब यहां पर ऐसा चीज जो कि वाटर में घुलनशील नहीं है लेकिन वसा में घुलनशील है, मतलब हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, ये तो डायरेक्ट क्रॉस कर जाएगा इस मेम्ब्रेन को, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। लेकिन अगर हाइड्रोफिलिक है सब्सटेंस, है ना, अगर सब्सटेंस हाइड्रोफिलिक है तो इसका ट्रांसपोर्ट जो है एक कैरियर प्रोटीन की मदद से होता है। यहां पर एक कैरियर प्रोटीन ऐसे होगा, कुछ भी स्ट्रक्चर का हो सकता है वो, ये क्या है? एक कैरियर प्रोटीन या टनल प्रोटीन बोल सकते हैं इसे, चैनल, है ना, कैरियर प्रोटीन। तो इस कैरियर प्रोटीन से उस हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का यहां से यहां ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। यही क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें किसी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, किसी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ रही है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसकी हम यहां पर बात करने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको, रटना नहीं है यहां पर ज्यादा आपको, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो पेशेंस रखेंगे, थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन वही है कि समझने की बात है ये, है ना। चलो, यह एक डाउनहिल प्रोसेस है, बिल्कुल डिफ्यूजन है तो डाउनहिल तो होगा ही, ठीक है, मतलब पैसिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। इसका ड्राइविंग फोर्स भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, डिफ्यूजन के जैसा ही तो है, डिफ्यूजन ही है ये बेसिकली, है ना। तो इसमें भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, मतलब कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीजों का मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है, ठीक है जी, ठीक। नाउ यह लिविंग सिस्टम पर निर्भर करता है। अब याद रखेंगे जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम के अंदर होता है, न कि बाहर। अब भाई आप बोल रहे हो कि सर मैं एक बाल्टी में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को देखने की कोशिश करूंगा कि एक बाल्टी ऐसे बनाए और दूसरा बाल्टी ऐसे,
और इन दोनों में मैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखूंगा। कैसे देखोगे, यहाँ पर बीच में कैसा प्रोटीन लगाओगे है ना, चैनल प्रोटीन कैसे लगाओगे, है ना। तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही ये काम होता है। कौन सा काम? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि चैनल प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही तो रहेगा ना भाई। यह लिविंग सिस्टम पर निर्भर करता है, मतलब ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल का नेट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। मतलब इसमें ना हाई से लो की ओर ही जाएगा, लो से हाई की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट रेट एक मैक्सिमम तक पहुंच जाता है जब सभी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स यूज हो रहे होते हैं। यही सैचुरेशन कहलाता है। मतलब देखो डिफ्यूजन में क्या होता है पता है, डिफ्यूजन में सैचुरेशन नहीं आता, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता तब तक की डिफ्यूजन होते ही रहता है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि भाई जितने भी मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो एक टाइम पे एक ही काम तो कर पाएंगे ना। मतलब जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन प्रोटीन, दूसरा मेम्ब्रेन प्रोटीन, तीसरा मेम्ब्रेन, ये सभी जब एक साथ काम कर रहे हैं तो सैचुरेशन में पहुंच जाता है। मतलब कि इससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता, चाहे बाहर कितने भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो सब्सटेंस। जैसे बाहर कोई भी सब्सटेंस, ये सब्सटेंस बाहर एकदम ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है ना, एकदम ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है। तो अगर सिंपल डिफ्यूजन की बात करेंगे तो सिंपल डिफ्यूजन में जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब इधर बहुत ज्यादा सब्सटेंस और इधर बहुत कम वो सब्सटेंस है, तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, ठीक है। आप एक बाल्टी पानी लो और उसमें एक ड्रॉप इंक डालोगे तो वो धीरे से फैलेगा, और एक मग्गा इंक डाल दो, एक मग इंक डाल दो तो फटाक से फैल जाएगा। मतलब कि जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट रहेगा, जितना ज्यादा सांद्रता में अंतर रहेगा, उतना ज्यादा डिफ्यूजन होता है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ऐसा नहीं है, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन्स होते हैं जो कि ये काम करवाते हैं। डिफ्यूजन कराने के लिए प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन एक टाइम पे एक ही चीज को तो अंदर ले जाएगा ना। मतलब एक टाइम पे जितना वो अंदर ले जा सकता है उतना ही तो अंदर ले जाएगा ना, ठीक है। तो पूरे प्रोटीन जब अपना काम करते रहते हैं तो ये एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है, मतलब कि उससे ज्यादा और नहीं। डिफ्यूजन में तो जितना ज्यादा ग्रेडियंट बढ़ाओगे उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिपेंड करता है कि कितने कैरियर प्रोटीन है, कितने चैनल प्रोटीन है, और सभी चैनल प्रोटीन एक साथ काम कर रहे हैं, सभी भरे हुए हैं, सभी एकदम बिजी है, मतलब कि वो उसका सैचुरेशन लेवल आ गया, उससे ज्यादा और डिफ्यूजन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सैचुरेशन लेवल की बात की जाती है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यह इनहिबिटर के प्रति सेंसिटिव है जो प्रोटीन साइड चेन से रिएक्ट कर सकते हैं। अब देखो कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं जो कि प्रोटीन से जाकर बाइंड कर लेते हैं, जो प्रोटीन डिफ्यूजन करवा रहा है उस प्रोटीन से जाकर बाइंड कर लेते हैं। तो इनहिबिटर्स भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के रेट को कम करा सकते हैं। मतलब इनहिबिटर्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए सेंसिटिव होते हैं, सॉरी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि प्रोटीन से अगर कोई दूसरा चीज बाइंड कर गया तो फिर हमारा डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये चीज नाउ यह बहुत स्पेसिफिक होता है क्योंकि यह सेल के सेलेक्टिव सब्सटेंसेस अपटेक करने देता है। मतलब कि जो प्रोटीन किसी सब्सटेंस के लिए सेलेक्टिव है, मतलब वो उसी के लिए सेलेक्टिव है, लॉयल रहता है, ठीक है। एक चीज को क्रॉस कराएगा तो वो एक ही चीज को क्रॉस कराऊंगा बोलेगा, नहीं, ये नहीं कि 10 चीजों को, मैं कोई भी सब्सटेंस आया उसको अंदर क्रॉस करा दूं, ऐसा नहीं। जैसे यहां पर मैं एक सेल बनाता हूं और इसमें ये प्रोटीन है, ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई मैं ना इस कलर के सब्सटेंस को अंदर ले जाता हूं, ठीक है। तो उसकी खास बात ये है, अब यहां पर दूसरे कलर का सब्सटेंस आया, ये बोला कि भाई मुझे भी अंदर ले जा, तो ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन ये बोल रहा है भाई मैं लॉयल हूं अपने इस सब्सटेंस के लिए, मैं सिर्फ इसी को ही अंदर ले जाऊंगा और इसी को ही बाहर लाऊंगा, न कि तेरे को, ठीक है। तो मतलब ये जो चैनल प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करते हैं, ठीक है। चलो अब कुछ फैक्ट्स हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए, उनकी भी हम यहां पर बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मिर्जा भाई आए, अच्छा ठीक है। जैसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या चैनल प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को सेट नहीं करते, ठीक है। मॉलिक्यूल को डिफ्यूज होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से मौजूद होना चाहिए। मतलब प्रोटीन का काम सिर्फ और सिर्फ
किसी सब्सटेंस को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर करना, ठीक है। जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उधर से उस सब्सटेंस को उठाना और जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम है उधर ले जाके पटक देना, बस। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाए रखने में उस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का या चैनल प्रोटीन का कोई काम नहीं है। वो तो सिर्फ बोलता है कि भाई मैं तुमको इधर से उधर ले जाऊंगा, लेकिन वो उस अंतर को कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। नाउ भले ही डिफ्यूजन प्रोटीन द्वारा फैसिलिटेटेड ही हो, है ना, ठीक है। अब कुछ प्रोटीन चैनल हमेशा ओपन होते हैं जबकि बाकी कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन हमेशा ओपन होते हैं लेकिन कुछ जो है कंट्रोल्ड मैनर में काम करते हैं, मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना तभी जाकर वो प्रोटीन काम करने लगेंगे। कुछ हमेशा ओपन होते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी समय प्रोटीन से सब्सटेंस आर या पार हो सकता है। थोड़ा सा भी अगर अंतर आया कॉन्सेंट्रेशन में कि एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, तो ज्यादा से कम की ओर फटाक से क्रॉस हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रोटीन सेलेक्टेड होते हैं, वो हमेशा ओपन नहीं रहते, ठीक है, वो कंट्रोल मैनर में काम करते हैं। जैसे पोरिन प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोटीन चैनल है। ये क्या है? प्रोटीन चैनल है जो प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है और कुछ बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रहता है। बैक्टीरिया प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक प्लास्टिड है, एग्जाम्पल ना, और भी प्लास्टिड्स होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरिया के जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं उसमें ये पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है और ये बड़े पोर्स बनाते हैं। ये स्मॉल प्रोटीन के साइज तक के मॉलिक्यूल को पास होने देते हैं, ठीक है। ये स्मॉल प्रोटीन्स के साइज तक के मॉलिक्यूल को पास होने देते हैं। मतलब ये ना बहुत सारी चीजों को तो आदान प्रदान करवाते हैं, बट कुछ प्रोटीन को भी ये क्रॉस करवा सकते हैं। किस टाइप के प्रोटीन को? एकदम छोटे छोटे स्मॉल प्रोटीन को, ठीक है। कुछ हमारी बॉडी में बहुत से प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, कुछ स्मॉल साइज वाले, कुछ लार्ज साइज वाले। तो छोटे छोटे साइज वाले प्रोटीन को भी ये क्या करवा सकते हैं? क्रॉस करवा सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स में वाटर के बल्क मूवमेंट के लिए वाटर चैनल मौजूद होते हैं और ये कुल 8 प्रकार के एक्वापोरिन से बने होते हैं, ठीक है। कुछ एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो कि ना एक चैनल बनाते हैं। चैनल मतलब पूरा एक लंबा सा टनल बनाते हैं। जैसे कुछ इस तरीके से होगा ना, ये ठीक, यहां पर कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। और फिर आपके ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। फिर यहां से ऐसे कर देते हैं, ये, ठीक है। तो ऐसे ना कुछ 8 प्रोटीन होते हैं, 8 एक्वा प्रोटीन मिलकर, एक्वापोरिन्स मिलकर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे 8 एक्वापोरिन मिलकर क्या करते हैं? एक चैनल बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और इस चैनल से फिर क्या होता है? पानी का बल्क मूवमेंट होता है। मतलब पानी जो है प्लांट में इसी एक्वापोरिन से क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। ये रहा, ये क्या लिख सकते हैं इसको? 8 एक्वापोरिन, 8 एक्वापोरिन्स, ठीक, 8 एक्वापोरिन्स, है ना। नाउ पैसिव, अच्छा, अब यहां पर ना एक चीज याद रखना, ये जो हम लोग सिम्पोर्ट, एंटीपोड और यूनिपोड पढ़ते हैं ना, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि यहां पर प्रोटीन की बात हो रही है। हालांकि ये डिफ्यूजन है, हाई से लो की ओर ट्रांसपोर्ट होता है चीजों का, लेकिन जब प्रोटीन की बात करते हैं तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो देखो, पैसिव, सिम्पोर्ट, एंटीपोड एंड यूनिपोड। ये सिम्पोर्ट, एंटीपोड, यूनिपोड ये सभी पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तभी अलाउ करते हैं जब 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स साथ में मूव करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ प्रोटीन क्या करते हैं पता है? जैसे कुछ होंगे जो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को अंदर लेके जाएगा, उसी को बाहर लाएगा, लेकिन कुछ प्रोटीन क्या करते हैं कि 2 प्रोटीन का आदान प्रदान करते हैं। मतलब 2 प्रोटीन होंगे तभी वो क्रॉस करवाएगा किसको? सब्सटेंस को, 2 सब्सटेंस को, है ना। 2 टाइप के मॉलिक्यूल हो, प्रोटीन नहीं, 2 टाइप के मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे कि यहां पर सिम्पोर्ट की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को एक ही डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं। मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस है, जैसे यहां पर इस डायग्राम से देखो, सिम्पोर्ट,
ये वाला सब्सटेंस और ये वाला सब्सटेंस, ठीक है, ये वाला सब्सटेंस और ये वाला सब्सटेंस, देखो इधर हाई है सभी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन और इस साइड लो है, ठीक है, इस साइड सभी सब्सटेंस का, अरे यार, हाँ, इस साइड सभी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन देखो हाई है और इस साइड लो है, तो हाई से लो की ओर जा रहा है, मतलब ये डिफ्यूजन है। और यहां पर ये प्रोटीन है, ये जो है ना, ये जो बना हुआ है ये क्या है, प्रोटीन है, इसका मतलब क्या कि ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। अब ये जो प्रोटीन्स है ये ना क्या करते हैं, जैसे सिम्पोर्ट की अगर हम बात करें तो सिम्पोर्ट में क्या होता है, एक प्रोटीन क्रॉस होगा तभी ये दूसरा प्रोटीन क्रॉस होगा, मतलब दोनों प्रोटीन हमेशा साथ में ही क्रॉस होंगे, हम साथ साथ है वाला, ठीक है, और ये दोस्ती ये कभी नहीं छोड़ते, ये क्रॉस होगा तभी ये भी क्रॉस होगा, चाहे इस वाले का कॉन्सेंट्रेशन यहां कितना भी हो जाए, अगर ये वाला नहीं है तो ये क्रॉस नहीं होगा, दोनों प्रेजेंट रहेंगे तभी क्रॉस होगा, मतलब ये सिम्पोर्ट, और एक ही डायरेक्शन में एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सिम पोर्ट, ये आप एयरटेल से जियो में पोर्ट कराते हो वो वाला सिम नहीं है। एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को फैसिलिटेट कर रहा है, चल भाई दोनों साथ हो जाएंगे, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है दो प्रोटीन का, प्रोटीन मत बोलना, सब्सटेंस बोलना, ठीक है। एंटीपोड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर दो मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। अब यहां पर भी दो ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ये देखो एंटीपोड, इसमें दो ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है, देखो ये डायरेक्शन को देखो ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन इधर लो कॉन्सेंट्रेशन, तो ये डायरेक्शन हाई से लो, फिर इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन इधर लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई से लो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, एंटीपोड अपोजिट हो रहा है, एंटी एंटी मतलब अपोजिट, तो होगा क्या, एक सब्सटेंस दूसरे एक सब्सटेंस तभी क्रॉस करेगा जब दूसरा सब्सटेंस क्रॉस कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में, ये बाहर से अंदर जाएगा, ये अंदर से बाहर जाएगा सेम टाइम पे, है ना, तो दोनों मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं सेम टाइम पे, तो ये क्या हुआ, एंटीपोर्ट हुआ। फिर आता है यूनिपोर्ट, जब एक मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को अकेले क्रॉस करता है दूसरे मॉलिक्यूल से स्वतंत्र, इसे यूनिपोर्ट बोलते हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है और इसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ अकेले क्रॉस हो जा रहा है हाई से लो की ओर, ठीक है, तो ये है यूनिपोर्ट, यूनि मतलब एक, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर भी आप डायग्राम देख सकते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को अगर मैं बताऊं आपको तो करता क्या है पता है, प्रोटीन कॉन्फर्मेशन चेंज करता है, जैसे यहां पर ये आउटर सरफेस और ये इनर सरफेस, तो ये सब्सटेंस बाहर है, इसको अंदर लेके जाना है, तो ये प्रोटीन इसको कैच करेगा, उसके बाद ना ये प्रोटीन अपने पूरे कॉन्फर्मेशन को ऐसे इधर चेंज कर लेगा, ठीक है। जैसे एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा था, रुको, ऐसा ऐसा था, मान लो ना, ये ऐसे में डायग्राम बना दिया, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है बाहर की ओर, ये मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है, ऐसा। अब यहां पर कोई सब्सटेंस आके जुड़ा, अब इस प्रोटीन को ना इस सब्सटेंस को अंदर भेजना है, तो ये ना अंदर कैसे भेजेगा पता है, अपने आप को उल्टा कर देगा, तो उल्टा करेगा तो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे, ऐसे, है ना, और ये सब्सटेंस फिर इधर अंदर की ओर पहुंच गया, तो बस वो अपने आप को उल्टा करे, जैसे एक पानी का बोतल सीधा पकड़ो, ऊपर में उसका ढक्कन, पानी के बोतल का जो ढक्कन है उसको क्या समझो कि वो जो ढक्कन है वो एक मॉलिक्यूल है या सब्सटेंस है जिसको अंदर जाना है, तो पानी के बोतल को अब उल्टा कर दो तो ढक्कन नीचे आ गया ना, पहले ऊपर था वो ढक्कन, अब नीचे चले जाएगा, तो प्रोटीन अपने कॉन्फर्मेशन को चेंज करता है जिससे कि बाहर का सब्सटेंस अंदर आ जाता है, और ये भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ही होता है, ये है पूरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। देख सकते हो ये बाहर से अंदर की ओर कैसे जा रहा है, ठीक। यहां पर यूनिपोर्ट यूनि डायरेक्शन में, एंटीपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन, और सिम्पोर्ट में एक ही डायरेक्शन में दो प्रोटीन या दो सब्सटेंस, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, हाँ दो ही स्लाइड और बचा फिर खत्म। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमको पता है एनर्जी की आवश्यकता होगी ही होगी, बिना एनर्जी के ये ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। और यहां पर हमेशा याद रखेंगे लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर, ठीक है। सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर, यानी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और इसमें प्रोटीन पंप्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, मतलब प्रोटीन पंप की आवश्यकता होगी, ये डायरेक्ट मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकते, प्रोटीन की आवश्यकता होगी यहां पर, ये प्रोटीन पंप्स एटीपी एनर्जी का उपयोग करते हैं और सब्सटेंस को सेल के मेम्ब्रेन के पार ले जाते हैं, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, मतलब
एनर्जी की जरूरत यहां पर पड़ेगी। और यहां पर भी देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो प्रोटीन था ना, जैसे ये एक प्रोटीन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, इसको किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ये बस बिना एनर्जी के काम कर रहा है और हाई से लो की ओर ले जा रहा है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो से हाई की ओर ट्रांसपोर्ट होगा और उस प्रोटीन को एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या क्या फीचर्स होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के? ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फीचर्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक, देखो यह एक अपहिल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? अपहिल, मतलब कि जहां पर हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, ठीक है, एनर्जी लगेगा, एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? एटीपी है ना। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लो से हाई की ओर जाते हैं, हाई से लो की ओर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है? एटीपी है, एटीपी लगेगा ही, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर नेट ट्रांसपोर्ट करा सकता है। लो से हाई की ओर ट्रांसपोर्ट करा रहा है यहां पर। ठीक है, और यह लिविंग सिस्टम पर डिपेंड होता है, क्योंकि भाई बाहर आप बोलोगे सर मैं बाल्टी में करके देखता हूं, बकेट में करके देखता हूं, मग में करके देखता हूं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो से हाई की ओर पानी को ट्रांसफर करा के देखता हूं, नहीं होगा। एनर्जी कैसे दोगे भाई? है ना, करा सकते हो वैसे। कैसे कराओगे पता है? ये देखो, ये एक बकेट और ये एक बकेट, दोनों में क्या लगा दो, ऐसे वो करा दो, पाइप लगा दो। अब इधर ज्यादा पानी है और इधर कम पानी है। ठीक है, इधर कम पानी, अब कम से ज्यादा की ओर भेजना है, तो इधर और प्रेशर डालो, मतलब एक कुछ भी पिस्टन वगैरह लाओ और इसको और प्रेशर डालो, तो प्रेशर डालोगे तो पानी इधर भगेगा ही। लेकिन ये जस्ट एक फालतू सा वो है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि वहां पर मैंने एटीपी कैसे दिया फिर, है ना, ये चीज है। क्योंकि प्रोटीन पंप्स और एटीपी दोनों लिविंग सिस्टम में ही, मतलब लिविंग सिस्टम से ही संबंधित है। नॉन लिविंग सिस्टम में कहां से एटीपी बनेगा? ठीक है, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो बाहर में कैसे एटीपी बनेगा? ठीक, और प्रोटीन पंप भी नहीं होता, है ना। फिर जब किसी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर कार्यरत हो, जब सभी प्रोटीन ट्रांसपोर्टर कार्यरत हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट की दर अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाती है, तो इसे इस स्थिति को सैचुरेशन कहा जाता है। मतलब आपको सैचुरेशन डिफ्यूजन में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सैचुरेशन देखने को मिलेगा। चाहे कितना भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंट हो जाए, मतलब कितना भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाए, उतना ही ट्रांसपोर्ट होगा जितने प्रोटीन होंगे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे। जब सभी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो हो जाएंगे, सभी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जब क्या हो जाएंगे? बिजी हो जाएंगे, तो उससे ज्यादा अब ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैक्सिमम कार्यरत के समय सैचुरेशन का अवस्था आ जाता है। यह इनहिबिटर्स के प्रति सेंसिटिव होता है, बिल्कुल उस चैनल प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में इनहिबिटर्स आके बाइंड हो सकते हैं और प्रोटीन की साइड चेन से रिएक्ट कर सकते हैं, जिससे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट रुक सकता है। और ये वेरी स्पेसिफिक होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन्स है ना, वो सेलेक्टेड चीजों को ही ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी कि चल भाई तेरे को उधर जाना है, चल मैं तेरे को ले चलता हूं, ऐसा नहीं, सेलेक्टेड चीजों को ही ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, चलो अब यहां पर एक बॉक्स है जो पूरा समराइज कर रहा है आपको चीजों को, एकदम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि कंपैरिजन है डिफरेंट ट्रांसपोर्टर प्रोसेस का, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस का। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो इसको बीच से ऐसे हम सेपरेट कर देते हैं, ऐसा। ठीक, देखो रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्या हमने डिफ्यूजन में स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात किए थे? कोई स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन था? नहीं था। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बिल्कुल स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन था और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर हाईली सेलेक्टिव, तो भाई डिफ्यूजन तो कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, सेलेक्टिव नहीं है ये। लेकिन हाँ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सेलेक्टिव होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी सेलेक्टिव होता है, मतलब कि सेलेक्टेड चीजों का ही ट्रांसपोर्ट होता है इसमें, क्योंकि प्रोटीन सभी को ट्रांसपोर्ट नहीं करता ना, सेलेक्टेड चीजों को ही ट्रांसपोर्ट करेगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। फिर ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, यहां पर कोई सैचुरेशन लेवल नहीं आता, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उतना ज्यादा डिफ्यूजन। लेकिन यहां पर अगर मैक्सिमम
कार्यरत हो गए प्रोटीन, सभी प्रोटीन कार्यरत है, तो उस समय सैचुरेशन की आवश्यकता मतलब अवस्था आ जाती है, उसके बाद और ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी सैचुरेशन की अवस्था आ जाती है। अपहिल ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन में अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता, मतलब लो से हाई की तरफ नहीं जाता, हाई से लो की तरफ आता है, ठीक है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हाई से लो, लेकिन इसमें लो से हाई, ठीक है। लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी, नहीं लगता एनर्जी डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी कोई एनर्जी नहीं लगता, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जरूर लगता है। हार्मोनल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इसमें कोई हार्मोनल कंट्रोल नहीं होता, और हाँ इसमें हार्मोनल कंट्रोल होता है बिल्कुल, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसको भी हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स, इसमें कोई इनहिबिटर इन्वॉल्व नहीं होता, हाँ इसमें इनहिबिटर्स इन्वॉल्व होते हैं, पढ़े हम लोग, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी इनहिबिटर प्रोटीन को इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इस बॉक्स को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये बॉक्स है, आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर देगा, ठीक है। चलो, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप की बात करेंगे, वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे, और ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लें जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। और हाँ, जो पीजीटी बायोलॉजी की क्लासेस यूट्यूब में ही चाहते हैं तो यूट्यूब में मेंबरशिप ज्वाइन कर लें, हर एक लेक्चर जो कि कोर्स में प्रोवाइड किया जाता है वो यूट्यूब में भी आपको मेंबरशिप के तौर पर मिल जाता है, तो मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।